कल जो है हम लोग पेडागोजी के अंतर्गत, और लोग तो कह रहे हैं दिख रहा है, बताइए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ओके। ना, जब इतने लोगों को दिख रहा है तो वो आ जाएगा। किनका माइक ऑन है? सुमन जी। ओके। तो कल के क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पेडागोजी का पढ़ रहे थे। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आज समझते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया, यह एक महत्वपूर्ण टर्म है। उद्दीपन का अंग्रेजी होता है स्टिमुलेशन और अनुक्रिया का अंग्रेजी होता है रिस्पॉन्स। ये आपको उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है? उद्दीपन का मतलब है उत्तेजित करना, और उद्दीपन के बाद जो क्रिया की जाती है जिसे हम उत्तेजित करते हैं, उनके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। जैसे कि साइंस सब्जेक्ट में उद्दीपन अनुक्रिया, जैसे छुई मुई का पौधा है, उसको हम छूते हैं तो छू करके हम उसमें क्या पैदा करते हैं? उद्दीपन पैदा करते हैं। और फिर उनका जो पत्ता सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ना पत्ते का जो है वो क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। तो ये तो साइंस का उद्दीपन और अनुक्रिया हो गया। पेडागोजी के अंतर्गत उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब है कि एक शिक्षक के रूप में हम वर्ग कक्ष में अलग अलग तरह का हाव भाव प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि बच्चे जो है वह सीखने के लिए क्या हो सके? तैयार हो सके, रेडी हो सके, बच्चे कॉन्शस माइंड में रहे, चेतन अवस्था में रहे। इसलिए हम उस तरह का हाव भाव पैदा करते हैं। तो ये जो आप पैदा कर रहे हैं अलग अलग तरह का हाव भाव, तो वही क्या है? बच्चे को उद्दीपित करना। और फिर बच्चा जो कॉन्शस होकर के आपकी बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, उसके अनुरूप क्रिया कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। अब जैसे क्लासरूम में हम आप पढ़ाते रहते हैं। अब 50 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, उसमें किसी कोने में बैठा दो बच्चा आपस में बात कर रहा है। आप जो है थोड़ा देर के लिए रुक करके उसकी तरफ अपनी आंख तरेरते हैं ना। बगल वाला लड़का बात कर रहे वाले लड़के को कहता कि देखो सर क्या देख रहे हैं तुम्हारी तरफ। तो ये जो आप करते हैं, तो इसके द्वारा बच्चे में आप उद्दीपन पैदा करते हैं और बच्चा फिर कॉन्शस होकर के शांत हो जाता है, आपकी बातों को समझने लगता है न। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। तो एक सफल शिक्षक वही होता है जो बच्चों में सफल उद्दीपन पैदा करे, जिससे कि बच्चा समुचित अनुक्रिया कर पाए
और शिक्षण अधिगम का जो कार्य है वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों का क्लियर हो गया। तो फिर हम आगे बढ़े। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पुनर्बलन को। किसको? पुनर्बलन। ठीक है, रेनफोर्समेंट। ठीक है, पुनर्बलन क्या है आपको तो सीखने सिखाने के क्रम में हम बच्चों को जो शाब्दिक या गैर शाब्दिक पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं उन सब को क्या कहा जाता है? पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, सीखने सिखाने के क्रम में हम बच्चे को जो शाब्दिक और गैर शाब्दिक क्या देते हैं? पुरस्कार देते हैं या दंड देते हैं, उनको पुनर्बलन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा यदि बहुत अच्छे तरह से वर्क कर रहा है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, या उसके बच्चा बहुत अच्छे से किसी वर्क को करके दिखलाया तो हम गुड उसके कॉपी में लिख देते हैं, बेस्ट लिख देते हैं, या कभी कभी हम वस्तु के रूप में बच्चे को पुरस्कार भी क्या करते हैं? देते हैं। तो ये जो हम करते हैं ना, इनके द्वारा बच्चे को क्या करते हैं? पुनर्बलित करते हैं। बच्चे को क्या करते हैं? पुनर्बलित करते हैं, और इससे बच्चे और ज्यादा प्रेरित होकर के सीखने की दिशा में आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखिए, यहां ध्यान देना है कि पुनर्बलन जो है वो सतत अच्छा नहीं होता। सतत पुनर्बलन अच्छा नहीं होता, आंशिक पुनर्बलन अच्छा होता है। नहीं, सतत पुनर्बलन जैसे किसी बच्चे को लगातार यदि आप शाबाशी ही देते हैं, हमेशा उसको बहुत अच्छा ही बोलते हैं, तो फिर उस शब्द का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उसका आदी हो जाता है, मतलब वो उसको पुनर्बलित नहीं कर पाती है। तो लगातार पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, आंशिक देना चाहिए, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार बच्चे को पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक को यह ज्ञान होना चाहिए कि हमें किसी बच्चे को किस परिस्थिति में और कितनी मात्रा में पुनर्बलन क्या करना है? प्रदान करना है। ठीक है, यदि हमारे पास ये नॉलेज होता है तो फिर हम बच्चे को और क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि पुरस्कार को, प्राइज को आपको सकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है और दंड को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है। वर्तमान शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें नकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग की बिल्कुल मनाही की गई है। आपको सकारात्मक पुनर्बलन भी ही देना है, और वो भी कंटिन्यूअसली नहीं देना है, सतत नहीं देना है, आंशिक रूप से देना है, समय और परिस्थिति के अनुरूप देना है। तो क्या पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया? सरिता, माधुरी, मनीष सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, चंदन चांसी, सौरभ, राहुल सिंह जी। चलिए, तो हम लोगों ने अभी उद्दीपन अनुक्रिया को समझा, साथ ही साथ हम लोगों ने पुनर्बलन शब्द को भी
समझने का कार्य किया। अब जो है हम आगे देखते हैं, और आगे चूंकि अभी हम केवल जो हमारे नज़र में बहुत ही भिभिया पॉइंट है शिक्षा शास्त्र का, उनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। 2-3 दिन हम ऐसा करेंगे, फिर हम ट्रैक पर आ जाएंगे, टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं आकलन मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन, ठीक है। ये आकलन क्या है? असेसमेंट और इवैल्यूएशन। आकलन और मूल्यांकन। देखिए आकलन या मूल्यांकन है क्या, शिक्षा शास्त्र क्या कहती है आकलन मूल्यांकन के बारे में। शिक्षा शास्त्र कहती है कि सीखने के दौरान हम बच्चों का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। और सीखने के बाद या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि हम बच्चों का जो आकलन करते हैं उसके लिए यदि उसे हम कुछ मूल्य प्रदान करें, वह मूल्य अंक के रूप में हो सकता है, ग्रेड के रूप में हो सकता है, तब उसको क्या कहा जाता है? मूल्यांकन कहा जाता है। आकलन का मतलब है कि बच्चे, हम इस चीज को जांचें कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं और उनके सीखने में कहाँ पर कमी रह रही है और उसका निदान कैसे हो सकता है। बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनके सीखने में कहाँ कमी रह रही है और उस कमी का निदान कैसे हो सकता है, इन सब के लिए हम बच्चों का आकलन मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि आप क्लास में जब पढ़ा रहे होते हैं तो आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का आकलन भी कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में क्लियरली यह बात होती है कि कौन बच्चे आपकी बातों को समझ रहे हैं और कौन नहीं समझ रहे हैं। यानी आप पढ़ाने के क्रम में बच्चों का अवलोकन करते हैं और ऑब्जर्वेशन अवलोकन के द्वारा आप एक निष्कर्ष तक भी पहुंचते हैं कि कौन बच्चे सीख रहे हैं, कौन नहीं सीख रहे हैं। या आप जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय बीच बीच में बच्चों से आप कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो ये सब क्या है? आकलन है। और उसी आकलन को यदि मूल्य प्रदान कर दिया जाए ना, यानी अंक या ग्रेड इन सब में उसको मापा जाए, तब उसको क्या कहा जाएगा? मूल्यांकन कहा जाएगा। ठीक है। तो आकलन मूल्यांकन में अंतर है, लेकिन जब आप शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व करने लगिएगा तो वहां आपको इस अंतर को ध्यान में नहीं रखना है। आकलन मूल्यांकन को एक ही चीज समझकर चलना है। ठीक है। यानी उसमें भेद नहीं करना है। आकलन मूल्यांकन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आकलन को ही आप मूल्य प्रदान कर दिए तो वो क्या हो गया? मूल्यांकन हो गया। और ये भी याद रखिएगा कि आकलन मूल्यांकन का कभी भी ये उद्देश्य नहीं है कि आप इनके द्वारा बच्चों की ग्रेडिंग करें या बच्चों का श्रेणीकरण करें या बच्चे को तेज कमजोर में बांटे या एक बच्चे के प्रगति की तुलना दूसरे बच्चे से करे। ये सब आपको आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। आकलन मूल्यांकन का हमेशा उद्देश्य है कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं इसको जानना, उनके सीखने में कहाँ कमी रह रही है उसको जानना, और फिर उनका निदान कैसे हो सकता है इसके लिए उपाय करना। ये आपको आकलन मूल्यांकन का क्या है? उद्देश्य है। हालांकि आकलन मूल्यांकन पर फिर हम विस्तार से
आगे जो है चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आकलन मूल्यांकन में इतना ही। यदि आप समझ रहे हैं तो यस लिखिए, नहीं समझ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है तो आप मैसेज के माध्यम से हमें क्वेश्चन बताइए। देखिए, ये चीज बिल्कुल है कि ये जो पेडागोजी सेक्शन है ना, वो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए समझना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है कि हम दिन प्रतिदिन जो है उससे क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। ठीक है। और लगातार जो है हमने आपने ट्रेनिंग किया है और ट्रेनिंग चलती ही रहती है, तो ये सब बातें दिमाग में है आप लोगों को। ठीक है। बस वो एकदम बिल्कुल जो है एक क्लियरेशन वो इनके माध्यम से हमको लगता है कि हो रही होगी आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक टर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिंतन का प्रकार। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक के नेम पर भी चलेंगे हम, ब्रजेश जी, उस पर भी चलेंगे और दिक्कत नहीं होगी। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, और एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है। अब ये क्या है, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी चिंतन क्या है आपको, तो एक निष्कर्ष पर पहुंचना। बिल्कुल सही लिखे थे मनीष जी कि अभिसारी चिंतन क्या है, बिल्कुल मतलब एक निष्कर्ष पर पहुंचना, अनेक से एक पर। जैसे फिजिक्स में होता है अभिसारी किरण पुंज, अलग अलग दिशा से किरण आ रहा है और एक बिंदु पर जाकर के मिल गया, तो इसको कहते हैं हम अभिसारी किरण पुंज। इसी तरह एक बिंदु से यदि अलग अलग दिशाओं में किरण जा रही है तो इसको हम कहते हैं अपसारी चिंतन, अपसारी किरण पुंज। ठीक है। तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है, तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते, अभिसारी, अभिसारी में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अपसारी में हम अनेक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहां पर दो प्रश्न कर रहा हूं। पहला प्रश्न है कि सुपौल से पटना जाने का सबसे छोटा रास्ता, छोटा सड़क मार्ग कौन सा है। सुपौल से पटना जाने का सबसे छोटा सड़क मार्ग कौन सा है, या आप अपने घर से जो विद्यालय जाते हैं उनमें सबसे छोटा कौन है। यदि आपसे हम क्वेश्चन करें तो आप देखिएगा कि ये रास्ता छोटा है कि वो छोटा है कि वो छोटा है, लेकिन एक उत्तर पर आप पहुंचिएगा कि फलाना रास्ता जो है सबसे छोटा है। इसी क्वेश्चन को हम उल्टा दे कि अब आप अपने घर से विद्यालय जो है किन किन रास्तों से होकर के जा सकते हैं। अब क्या होगा इसका, बहुत सारा उत्तर होगा कि इस रास्ते से भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं ना। तो इसी तरह यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कि 4 और 3 को जोड़ने पर कितना होगा, आप एक निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि 4 3 को जोड़ने पर 7 होगा। क्या कोई दूसरा उत्तर आप दे सकते हैं? नहीं।
लेकिन हम पूछे कि किन दो संख्याओं को जोड़ने से 7 होगा, आप बहुत सारा उत्तर दे सकते हैं। 4 और 3 को जोड़ने से 7 होगा, -6 और 13 को जोड़ने से 7 होगा, -11 और 18 को जोड़ने से 7 होगा। 1000 इसका आंसर निकल सकता है ना। तो देखिए 4 और 3 का योगफल कितना होगा, ये कैसा प्रश्न है, ये अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करने वाला प्रश्न है। लेकिन किन दो संख्याओं को जोड़ने से 7 होगा, तो इसका क्या होगा, बहुत सारा आंसर आपके दिमाग में आएगा। तो ये अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करने वाला क्या है, प्रश्न है। तो अभिसारी में क्या होता है, आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और अपसारी में क्या होता है, आप अनेक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभिसारी और अपसारी में आप बेहतर किसको मानते हैं, अभिसारी चिंतन को या अपसारी चिंतन को? बिल्कुल अपसारी चिंतन को ही बेहतर आपको मानना होगा। और क्लासरूम में भी आपको बच्चों को अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अपसारी चिंतन से सृजनात्मकता का क्या होता है, पोषण होता है न। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता को जन्म देती है। जो अपसारी चिंतन करते हैं जब बच्चे, तो उस वे सृजनशील ज्यादा बनते हैं, क्रिएटिव ज्यादा बनते हैं, कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। तो आपको बच्चों को जो है अपसारी चिंतन के लिए क्या करना चाहिए, अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा अलग अलग निष्कर्षों पर पहुंचते हैं और इस क्रम में वे नए परिणाम की खोज भी कर सकते हैं। तो अपसारी चिंतन सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करती है, अतः आपको बच्चों को अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिसारी भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर कौन है, अपसारी चिंतन। इसको समझ पाए आप लोग? बिल्कुल। एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। हाँ राहुल सिंह जी, अलग अलग विधि द्वारा गणित हल करना, यह अपसारी चिंतन का ही परिणाम है। ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। देखिए, हाँ, पक्ष और विपक्ष दोनों पर सोचना। बिल्कुल मनीष जी, पक्ष और विपक्ष दोनों पर क्या करना, सोचना, क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे अभी जो एजुकेशन का पॉलिसी है वो कहता है कि हमें बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करना चाहिए, यानी केवल पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी बच्चे जाने। अब जैसे लोकतंत्र है, तो बच्चे को हमें लोकतंत्र का जो गुण है, उनका जो अवगुण है, दोनों को बताना चाहिए। और बच्चे दोनों ही पक्ष पर यदि चिंतन कर पा रहे हैं, किसी भी चीज का जो पॉजिटिव पक्ष है और जो निगेटिव है, दोनों पर चिंतन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, तो वो कैसा चिंतन कहलाएगा, आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा ना। ये नहीं कि आंख मूंद कर किसी चीज को स्वीकार करनी है, ये नहीं, बल्कि जो कुछ पॉजिटिव है उनका और जो कुछ निगेटिव है, दोनों पर यदि हम चिंतन कर पा रहे हैं, बच्चे कर पा रहे हैं, तो यही क्या है, आपको आलोचनात्मक चिंतन है।
और हमें बच्चे को आलोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। चलिए, पेडागोजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आज इतना ही। हम लोग थोड़ा सा जीएस देखिए, तीनों में आलोचनात्मक अपसारी दोनों को आप बेस्ट मान सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग जीएस सेक्शन को देखते हैं। समान अध्ययन जीएस सेक्शन में आप लोगों के अनुसार किस सब्जेक्ट को पहले देखना चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, साइंस को? चलिए, हिस्ट्री पर ही। ओके ओके, ठीक है। पहले हिस्ट्री को ही देख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को। सारे सब्जेक्ट पर हम लोग जाएंगे। एक सेकेंड, मैं पीडीएफ ले रहा हूं स्क्रीन पर। सब होगा ब्रजेश जी। अब तो बारी बारी से ही होगा ना। आज जैसे हिस्ट्री ले रहे हैं, एक दो दिन ले लेंगे, उनके बाद फिर अगला सब्जेक्ट भी लेंगे। अभी एक पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए, जो प्रधान शिक्षक वाले हैं उनको केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है, और जो प्रधानाध्यापक वाले हैं उनको इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को भी क्या करना है? पढ़ना है। तो अभी पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चूंकि दोनों में कॉमन है, प्रधान शिक्षक में भी और प्रधानाध्यापक में भी, अतः पहले इनको जो है हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हमारे देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ। पहले वे व्यापारी के रूप में व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए। धीरे धीरे भारत की राजनीतिक अस्थिरता का उन्होंने लाभ उठाया। जब मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ती गई तो उन्होंने इनका लाभ उठाया और धीरे धीरे भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की वह कोशिश करने लगा। इस क्रम में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बंगाल उस समय का जो था, वहां के जो नवाब थे सिराजुद्दौला जी, वो हार गए। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक वर्चस्व जो है वह स्थापित हुआ। इनके बाद आपको 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ।
कहानी आप लोग जानते होंगे। और इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का सत्ताच्युत नवाब मीर कासिम, तीनों को तीनों को संयुक्त रूप से बक्सर की लड़ाई में हार झेलनी पड़ी। 1765 में समूचे उत्तरी भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक आधिपत्य स्थापित हो चुका था। इनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के शासन को चलाने के लिए और भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ब्रिटेन की सरकार द्वारा पारित किए गए जो समय समय पर अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत भारत का शासन चलाना चालू किया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 का अधिनियम आया, 1833 का आया और 1857 तक आते आते लगभग संपूर्ण भारत पर, हालांकि कुछ देशी जो रियासतें थी बीच बीच में वह अपना अस्तित्व बनाए रखी, लेकिन उन पर भी अंग्रेजों का प्रभाव था और लगभग संपूर्ण भारत पर 19वीं सदी के मध्य यानी 1857 तक आते आते अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो चुका था। और इनके बाद जो है आपको 1857 में पहली बार विद्रोह हुआ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन विद्रोहियों में एकता का अभाव था और इसको दबा दिया गया। 1858 में भारत शासन अधिनियम आया और इस अधिनियम के तहत भारत का जो शासन है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथों से निकलकर ब्रिटेन की क्राउन के हाथों में पहुंच गई। वहां के जो मतलब पार्लियामेंट थी, वहां के जो राजा थे, महारानी थी, उनके हाथों में सत्ता पहुंच गई और इसके बाद डायरेक्ट वहां से यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां का जो महारानी है वहां से भारत का शासन होना क्या हो गया, शुरू हो गया। और ब्रिटेन में आपको पढ़े होंगे पहले भी आप लोग की 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में एक भारत मंत्री या भारत सचिव का पद जो है सृजित किया गया, यानी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति को जो है भारत का मामला देखने के लिए मंत्री बना दिया गया, तो वो ब्रिटेन में रहता था, दूसरा आपको वायसराय के रूप में कहा रहता था, भारत में रहता था। अब आपको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो दौर शुरू होता, हालांकि आपको 19वीं सदी में यानी 1800 से 1899 के बीच भारत में जो अंग्रेजी शासन का विस्तार हुआ तो भारत का जो सामाजिक परिदृश्य है, शैक्षिक परिदृश्य है, आर्थिक परिदृश्य है, इन सब में बहुत सारा क्या हुआ, चेंजिंग हुआ। लेकिन हम लोगों का जो सिलेबस कह रहा है, हम इस सब को इसलिए संक्षेप में कह रहे हैं क्योंकि सिलेबस हम लोगों को कह रहा है कि 1885 के बाद की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर हमें फोकस करना है। हालांकि 19वीं सदी में जो समाज सुधार आदि के कुछ कार्यक्रम चले, मैं उनके बारे में भी आप लोगों को संक्षेप में अगली क्लास से बताऊंगा। आज तो केवल इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं। तो 1885 से लेकर 1947 तक ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का समय अवधि के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया है, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण 1885 से 1905 के बीच की अवधि को माना जाता है। उग्रवादी चरण
1905 से 1919 के बीच की अवधि को माना जाता है और गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के बीच की अवधि को माना जाता है। आवाज जा रही है आप लोगों तक? हमारी बातों को सुन पा रहे हैं? ओके। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो है 1885 ईस्वी के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। आप सभी को पता होगा कि ए ओ ह्यूम नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे। यह ए ओ ह्यूम जो है 1857 की क्रांति के समय इटावा जिले के कलेक्टर रह चुके थे। ए ओ ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, वो अलग बात है। ए ओ ह्यूम ने भारतीयों के असंतोष को बहुत ही नजदीक से देखा था। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसके पीछे उनका दृष्टिकोण यह था कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था गठित हो जाती है जिसमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि है वो उनमें शामिल होते हो और फिर वह संस्था ब्रिटिश सरकार को अपनी मांग प्रस्तुत करे, अपनी डिमांड ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे, तो इनसे क्या होगा? तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों की गतिविधियों को जान पाएगी, उनकी इच्छाओं को जान पाएगी और फिर 1857 जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसी उद्देश्य को लेकर एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इनका पहला सम्मेलन महाराष्ट्र के पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया तो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। इनके प्रथम सम्मेलन में आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। रोचक बात यह भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में बिहार से कोई प्रतिनिधि नहीं थे। इनके बाद कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष जो है अधिवेशन होने लगा। 1886 में आपको कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उनके अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे, पारसी धर्म के। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। 1888 में जॉर्ज यूले नाम के अंग्रेज जो है कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस का जो 1885 से 1905 तक का मतलब कार्य रहा, तो उन कार्यों का जो नेतृत्व है वह उदारवादी नेताओं के हाथ में था, जो कांग्रेस नामक संगठन के माध्यम से, जिस तरह अभी शिक्षक संघ सब है, प्रार्थना पत्र ये सब सौंपते रहता है गवर्नमेंट को कि मेरा ये डिमांड है, ये डिमांड है, इनको पूरा कर दीजिए। उसी तरह कांग्रेस जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इंडिया में, उनके सामने अपने मांगों को, डिमांडों को प्रस्तुत करती थी। उसमें जिसको मानना होता था मानती थी सरकार, जिसको नहीं मानना होता था नहीं मानती थी। तो 1885 से 1905 तक का जो समय रहा, इसमें आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले,
ये बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, ये सारे उदारवादी नेता नेता थे और इन्हीं के हाथों में कांग्रेस की बागडोर रही, देश में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर रही, जिसको कि उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। 1905 में लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था, इस बात को कहकर कि बंगाल बहुत बड़ा राज्य है, एक जगह से शासन चलाना इसमें संभव नहीं है, इसलिए बंगाल को विभाजित कर दिया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। पूर्वी बंगाल में उन्होंने अभी का जो बांग्लादेश है और अभी का जो असम राज्य है, इनको इन्होंने पूर्वी बंगाल में रखा, और पश्चिमी बंगाल में अभी का जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, इसको उन्होंने पश्चिमी बंगाल में रखा। लेकिन यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने यह कहकर किया कि चलिए बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, एक जगह से शासन चलाना संभव नहीं है, इसलिए उसको दो भाग हम कर दिए। लेकिन उनका असली उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना, तोड़ना। और उस समय बंगाल जो है बुद्धिजीवियों का गढ़ था, और बंगाल के जो बुद्धिजीवी नेता थे और देश के अन्य हिस्सों के भी जो बुद्धिजीवी नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों की चाल को समझकर इस चीज का विरोध किया, बंगाल विभाजन का विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई, आपको शुरुआत हुई। यह आंदोलन आपको 1911 तक, 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था, और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द किया गया था। तो तब तक ये आपको बीच में स्वदेशी आंदोलन चला, और आपको इसी क्रम में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कांग्रेस के विरोध में, विपक्ष में। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सनाउल्लाह खां थे। फिर आपको 1907 भी एक महत्वपूर्ण वर्ष है कांग्रेस का। आपको इस वर्ष सूरत में अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में बट गया, गरम दल और नरम दल। और इसके बाद गरम दल का जो वर्चस्व है, गरमपंथी नेता में लाल बाल पाल, अरविंद घोष, इस सब का गरमपंथी नेता में नाम आता है। इन लोगों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की रस्सी को थामने का काम किया, और कंप्लीटली 1905 से 1919 के बीच का जो समय रहा वो उग्रवादी, हाँ अरविंद घोष भी, लाल बाल पाल अरविंद घोष, ठीक है, ये चार नाम हम बोले। तो ये जो है आपको 1905 से 1919 तक इन्हीं नेताओं का वर्चस्व रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गरमपंथी नेताओं के हाथों में ही रही। आप लोगों को पता ही है कि 1908 में खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। 1909 में आपको जो है भारत शासन अधिनियम आया था, जिनको कि मारने मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। 1911 में आपको दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस दिल्ली दरबार के द्वारा आपको इस दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई कि आपको बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा, बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा, और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाया जाएगा। और ये सारी बातें लागू हुई 1912 में, यानी 1912 में ही बंगाल से बिहार अलग हुआ, और 22 मार्च 1912 को, 1912 में ही 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी क्या हुई थी, स्थानांतरित हुई थी ना। हाँ, उनके बाद 1913 में, 1913 में आपको क्या हुआ था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की क्या की थी, स्थापना की थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1915 में गांधी जी जो है वापस लौटे भारत दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को।
और उसी 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी लौटे। 1916 में आपको कांग्रेस लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, यानी कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ शहर में हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुई थी जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1916 में ही आपको एनी बेसेंट ने अलग, बाल गंगाधर तिलक ने अलग होम रूल आंदोलन क्या किया था, शुरू किया था। 1917 में आपको चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। कहाँ पर? बिहार के चंपारण में। 1918 में, हाँ, लखनऊ में ही भाग लिए थे पहली बार चंदन चांदसी जी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद में मीन मजदूरों के हड़ताल को गांधी जी ने समर्थन दिया। 1918 में खेरा आंदोलन हुआ जो एक किसान आंदोलन था। 1919 में आपको रोलेट एक्ट आया न, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इनके बाद जो है देश में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चला। 1922 में 4 फरवरी की रात या 5 फरवरी, कहीं 4 लिखा रह जाता है कहीं 5 लिखा रहता है, सक्षमता में पूछा था कि चोरी चोरा कांड हुआ था आपको 1922 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में आपको नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 से आपको स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाने का डिसीजन लिया गया। 1930 में आपको दांडी मार्च हुआ था, या 29 लिख दिया, गलत है। 1930 में आपको दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच। 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1931 में आपको 5 फरवरी की तिथि को ही जो है गांधी इरविन का समझौता हुआ। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय। 1932 में ही आपको महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद 1935 में भी भारत शासन अधिनियम आया जिसको भारत का मिनी संविधान भी कह सकते हैं आप। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है विनोबा भावे ने की। 1940 में ही पाकिस्तान की मांग जो है पहली बार की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। फिर बोस अंडमान निकोबार को अपने अधिकार में लिया। 1945 में बबेल योजना, 1946 में नौसेना विद्रोह कैबिनेट मिशन और 1947 में माउंट बेटन योजना के द्वारा भारत को आज़ादी मिली थी। ये तो अभी हम संक्षेप में एक सांस में बोलते चले गए घटनाक्रम को, लेकिन इन सारे घटनाक्रम को हमें एक एक करके क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है आगे। अभी तो केवल एक नज़र में हम बोलते गए, क्योंकि पढ़ा हुआ आप लोगों को पहले से भी है तो वो दिमाग में जो है आता गया होगा। और बीपीएससी को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही पसंद है। बीपीएससी को भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ही पसंद है। अच्छे खासे क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिल जाएंगे। हाँ ब्रजेश जी, चूंकि सक्षमता में भी तो वही बीपीएससी टीआरई का ही सिलेबस था ना, इसलिए उसमें भी पढ़ाई थी। और सब बताइए आप लोग। ये आप लोगों को पता चला है कि अनुभव प्रमाण पत्र अभी बनाना पड़ेगा कि स्व घोषणा पत्र के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा? हालांकि विज्ञापन को तो हम एक नज़र में देखे थे, फिर गहराई तक देखे नहीं है।
क्लियर नहीं है। अच्छा, हाँ आने दीजिए, 11 तारीख तक क्लियर हो ही जाएगा, वैसे भी अच्छा खासा समय दिया है फॉर्म भरने का। टेस्ट आपको 1 वीक बाद, 1 सप्ताह कम से कम पढ़ा देते हैं, उनके बाद टेस्ट लेंगे, तो देखेंगे उनको। अब विज्ञप्ति में तो वही लिखा है कि स्व घोषणा पत्र, अब देखना पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, आप लोगों को क्लास में अच्छा लगता है? 2 दिन अब हुई क्लास, थोड़ा सा जीएस भी हुआ। चलिए, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करंट भी होगा। कुछ जो है रिकॉर्डेड वीडियो, चूंकि हम आजकल मॉर्निंग में जो क्लास लेते हैं, कुछ ऑफलाइन में 5-10 आते हैं, वैसे ऑफलाइन तो हम पढ़ाते नहीं है, तो उसका रिकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं। तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5-7 गो पार्ट होगा यूट्यूब पर, और करेंट अफेयर्स का भी 3 गो वीडियो है। और 2-3 वो लोग को बताएंगे, तो उसको रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो वो रिकॉर्डिंग यदि फ्री समय में सुनिएगा ना, तो करेंट अफेयर सुनते सुनते ही याद होगा। अभी तो एग्जाम भी नहीं हुई है आदित्यनाथ जी, न ये पता है कि कितना लोग फॉर्म भरेगा न। अभी से ही मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए नंबर मैं कैसे बता दूं। ऐसा हम प्ले लिस्ट बना देते हैं, बिल्कुल प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए जो उपयोगी वीडियो है उसका प्ले लिस्ट बना देते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, वो बना देते हैं। ठीक है।